तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो आज है 10 मार्च और 10 मार्च के करंट अफेयर लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना त्यागपत्र दे दिया है? तो आज ही के पेपर में न्यूज़ आई है। उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। 4 साल हुए थे उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, 1 साल बाकी था, उससे पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो उत्तराखंड की अगर राजनीति अगर देखते हैं तो उत्तराखंड को बने अभी 20 साल हुए और 20 सालों में लगभग 10 मंत्री वहाँ पे बन चुके हैं। मतलब कोई भी मंत्री का स्थायित्व मतलब 20 साल में कायदे से 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे 5-5 साल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे 10वें मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। मतलब वहाँ की राजनीति बहुत ही अस्थिर चल रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के कारणों में उनकी पार्टी की आंतरिक राजनीति बताई जा रही है, जिसके कारणों का खुलासा उन्होंने नहीं किया है। भाजपा ने राजस्थान विधानसभा में अपना सचेतक किसे नियुक्त किया है? दोस्तों, अपना सचेतक नियुक्त करते हैं जो अपनी पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यों में मदद करता है। ठीक है, तो हमारा जो सचेतक का पद खाली था राजस्थान विधानसभा में भाजपा की तरफ से, हर एक पार्टी का अपना एक सचेतक होता है जो पार्टी को निर्देश देता है किसी भी मुद्दे पर, है ना। तो ये जोगेश्वर गर्ग जो हैं उनको हमारा मुख्य मतलब भाजपा का सचेतक बनाया गया है। तो ये हर एक पार्टी की, कांग्रेस का अपना होता है और भाजपा का अपना होता है, ऐसे ही सभी पार्टियों का अपना अपना एक सचेतक होता है। तो जोगेश्वर गर्ग को राजस्थान में भाजपा का सचेतक बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य अथवा यूटी ने मतलब यूनाइटेड टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश ने हाल में देशभक्ति बजट पेश किया है? तो यह एक नई पहल हम बोल सकते हैं। तो हमारी जो राजधानी है प्लस जो यूटी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, उसने देशभक्ति बजट अपने बजट में पेश किया है। इसको अलग से उन्होंने देशभक्ति बजट पेश किया है, जिसके लिए उन्होंने 45 करोड़ रुपए का बजट रखा है। और यह देशभक्ति बजट पेश करने का कारण उन्होंने बताया है कि जो हम 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे हैं, 2022 में हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो जाएंगे, तो इसे हम आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जो मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि 12 मार्च को जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में हम 12 मार्च से यह शुरू कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। और 12 मार्च से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, लगभग 1 साल तक। तो उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार ने देशभक्ति बजट की पेश किया। और इस बजट के तहत एक इनोवेशन वो ये कर रहे हैं कि दिल्ली में 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां से तिरंगा नहीं दिखे। मतलब देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए दिल्ली में हर घर से तिरंगा दिखेगा। ऐसे एक पहल दिल्ली सरकार कर रही है। तो इसे देशभक्ति बजट का नाम दिया है। तो अपने आप में इनोवेटिव आइडिया है, नई चीज़ है, पूछ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में दोस्तों नए लोकायुक्त चुने गए हैं। तो ये लोकायुक्त कौन चुने गए हैं? 2 साल से लोकायुक्त का पद खाली था, फिलहाल नए लोकायुक्त बना दिए गए हैं। हमारे मुख्य सचिव निरंजन आर्य हैं, उन्होंने इनको नियुक्त किया है, मतलब पद दिया है। प्रताप कृष्ण लोहरा हमारे नए लोकायुक्त होंगे। और लोकायुक्त का कार्य क्या होता है दोस्तों? भ्रष्टाचार, करप्शन पे रोक लगाना, करप्शन की जांच करना, ये लोकायुक्त का कार्य हम बोल सकते हैं। भारत में प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? मतलब स्थापित हो गई है केरल वाली। तो केरल में सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जो उसमें हर चीज़ डिजिटल होगी। मतलब कोई भी हार्ड कॉपी बहुत कम उसमें यूज करी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है। तो केरल ही सबसे आगे वैसे अपना राज्य रहता है, तो ये केरल में इनोवेशन किया गया है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी जो बन रही है वो हमारे राजस्थान में बन रही है। और राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर ज़िला, हमारे जयपुर ज़िले में भारत की दूसरी और राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली कहाँ बनी है? केरल में। और भारत की दूसरी कहाँ बनी है? जयपुर में। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पे ऐसा कोई इनोवेशन हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है डस्टलिक युद्धाभ्यास हो रहा है अभी। तो डस्टलिक युद्धाभ्यास सबसे पहले तो किन किन सेनाओं के बीच में हो रहा है और कहाँ हो रहा है? तो दोस्तों 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक यह युद्धाभ्यास चलने वाला है और भारत और उज्बेकिस्तान के सेनाओं के बीच में हो रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान के सेनाओं के बीच में। और इस साल यह उत्तराखंड में आयोजित करवाया जा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं डस्टलिक क्या है, इतना भी पूछ सकते हैं। डस्टलिक युद्धाभ्यास किन 2 देशों की सेनाओं के मध्य हो रहा है?
और कहाँ पे हो रहा है, सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। हाल ही में कौन से देश ने अपने 44% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगा दी है देने वाला पहला विश्व का ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी 44% आबादी कवर कर ली है, और लगभग उन्होंने मतलब अपनी 50% आबादी मान लो 44 पे पहुंच गए हैं, कोरोना मुक्त करने के वो एकदम पास में आ चुके हैं। तो वो देश है दोस्तों इज़राइल। पहले भी हमने पढ़ा था, इज़राइल बहुत ही त्वरित गति से वैक्सीनेशन कर रहा है। उसने खुद ने वैक्सीन बनाई भी नहीं है, वो इम्पोर्ट कर रहा है दूसरे देशों से, फिर भी उसकी गति देखने लायक है। तो इसमें एक चीज़ यह भी हो जाती है कि इज़राइल की जनसंख्या भी बहुत कम है अगर भारत के मुकाबले अगर अपन बात करते हैं, तो इसलिए एक रीज़न तो ये भी हो सकता है। बाकी वैक्सीनेशन भारत में भी ठीक ठाक स्तर पर चल रहा है जनसंख्या के हिसाब से अगर देखते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि पहला ऐसा देश बन गया है जिसने लगभग अपनी 44% आबादी को कवर कर लिया है वैक्सीनेट करने में। और अगर दूसरे देश की बात करें तो अमेरिका है। अमेरिका ने अब तक मात्र 9.2% आबादी को ही कवर किया है। और अगर हम भारत के देखते हैं तो भारत ने अभी तक 0.3% आबादी को ही वैक्सीन लगाई है कुल आबादी में से। 121 करोड़ लोग थे हम 2011 में, अब तो 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो उनमें से अभी देख लो 0.3% लोगों के ही वैक्सीन हमारे यहाँ पे लग पाई है। मैत्री सेतु क्या है दोस्तों? मैत्री सेतु एक नए पुल का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नया पुल बनाया गया है। और कौन सी नदी पे? फेनी नदी पे बनाया जा रहा है यह नया पुल, ठीक बना दिया गया है। मतलब इसका लोकार्पण किया गया है अभी 9 मार्च को, और 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल है। तो मैत्री सेतु क्या है? दो देशों के, क्योंकि बांग्लादेश से अपनी मैत्री रहती है तो इसे नाम दिया गया है मैत्री सेतु। किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सी नदी पर है? फेनी नदी पर, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों उड़ीसा में है। ये बहुत चर्चा में आ रहा था मतलब पिछले 10-15 दिनों से। तो अगर मतलब अभ्यारण्य इतने सारे हैं बट पूछा वही जाता है जो चर्चा में रहता है। तो सिमलीपाल हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यह स्थित है उड़ीसा में। चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें आग लग गई थी बहुत बड़ी संख्या में और उस पर बहुत मुश्किल से नियंत्रण पाया गया था, तो इसलिए यह चर्चा में रहा है। एक जंगल हीलिंग सेंटर भारत में पहली बार खोला गया है। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉरेस्ट में ऐसे कुछ सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पे प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे उत्तराखंड रानीखेत के कालिका नामक स्थान पर यह बनाया गया है फॉरेस्ट हीलिंग स्टेशन। मतलब फॉरेस्ट में जाके इलाज करना। इस तरह के कुछ स्टेशन होते हैं जहाँ पे कई तरह के प्राकृतिक उपचार भी प्राकृतिक किए जाते हैं और मेडिटेशन वगैरह ये सब करवाया जाता है। तो भारत का पहला वन उपचार केंद्र है कहाँ पे? उत्तराखंड में। नाम दिया गया है जंगल हीलिंग स्टेशन। हमारा जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दोस्तों CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी करी है। तो इनमें सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा किसे मिला है? तो ओडिशा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो CPCB है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने 112 मतलब जिले बताए हैं, उनमें राज्य बताए, हाँ जिले बताए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है ओडिशा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर को नकाब और बुर्का पहनने से बैन कर दिया है? तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड वो शहर है जिन्होंने बैन कर दिया है कि कोई भी नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, बुर्का अथवा किसी भी प्रकार का ये जो मुंह ढकते हैं वाले स्कार्फ वगैरह जो होते हैं वो नहीं पहनेगा। तो इसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो ये देश है स्विट्ज़रलैंड। तो ये थे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।